माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की जब हम बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर पिछले अनेक वर्षों से सक्रिय भी हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सदा हिस्सा लेते आए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो पूरे भारत को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भी जब बात होती है तो सबको जोड़ने की जो एक कोशिश है, उस दिशा में माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम सब के लिए जो अनुकरणीय भी है। आप सबकी कटल ध्वनि के बीच में निवेदन करने जा रही हूँ माननीय मंत्री जी से संबोधन के लिए। सब न्याय विभाग द्वारा आज विभिन्न परियोजनाओं के लॉन्च के अवसर पर, जिसमें लोगो है, ऐप है, सिटीजन्स के लिए ऐप है, कुछ बुक्स हैं, इस अवसर पर उपस्थित और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के बहुत ही लोकप्रिय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू साहब, न्याय विभाग के सचिव श्री वरुण मित्रा जी, श्री दिनेश त्यागी जी जो प्रबंध निदेशक सीएससी हैं, नीरज कुमार जी, हमारे श्री अनूप जी, मेहंदी दत्ता जी, सचिव श्रीमती रीता वशिष्ठ जी और हमारे विभाग के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिबान, ई गवर्नेंस न्याय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अन्य विशिष्ट अतिथि और हमारे उत्साही फ्रंट लाइन कार्यकर्ता और देश भर में इस विभाग को, इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, देवी और सज्जनों, भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज पर टिका है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों खंभों में एक बैलेंस होना जरूरी है। जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा, लोकतंत्र का ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मैं देखता हूं कि कार्यपालिका में नीचे पटवारी से लेकर भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, विधायिका में 150 वोटों पर जीत कर आने वाले सदस्य, ग्राम सभा प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। मीडिया में भी हम देखते हैं कि हजारों अखबार और सैकड़ों चैनल्स। जब न्यायपालिका में देखते हैं तो उसका थोड़ा संख्या बल के आधार पर सीमित है, जबकि लगभग सभी लिटिगेशंस न्याय विभाग को जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का आभार कि 14 में सरकार बनाई और 17 में टेली लॉ लागू किया। ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स या पैनल लॉयर्स हैं या स्टेट कन्वीनर हैं, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी की हमें अपने देश की स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस देश में करोड़ों लोग, 80 करोड़ लोग खाद्य वितरण प्रणाली का 5 किलो गेहूं और चावल कोरोना फर्स्ट में 8 महीने तक निःशुल्क लिया हो और अभी भी दीपावली तक निःशुल्क लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको होली तक बढ़ाया है, तो 122 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज के लिए लाइन में लगते हैं, ना मिलने पर शिकायत करते हैं। इससे देश के बारे में सोचा जाए। 12,000 का शौचालय के लिए ब्लॉक में जाते हैं, प्रधान से संपर्क में रहते हैं। 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मकान और शहर में 2.5 लाख इस कीमत के मकान के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छे वकील से बात कर सकते हैं या उनका पेमेंट वो कर सकते हैं।
अशिक्षा है, इसलिए झगड़े बहुत हैं। मैं देखता हूँ जनता से मिलते हुए जब झगड़े वाले केस आते हैं वो ज़्यादातर वो विभाग, वो गांव जहां शिक्षा की कमी है, शहर के वो मोहल्ले जो स्लम हैं। जो एलीट क्लास है आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकती है, कोल्ड वॉर उनके बीच में हो सकता है, लेकिन फिजिकली लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स पर बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों को पता है कि कत्ल में सजा होती है, लेकिन उनको 302 आईपीसी नहीं पता है। लोगों को झगड़े का पता है कि रिपोर्ट होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि धारदार हथियार से 324 बनती है, फ्रैक्चर होने पर 325 बनती है, या अंग भंग होने पर 326 आईपीसी में मुकदमा कायम होता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं, और आपको भी करना चाहिए, कि अपनी विधिक सलाह मुकदमों को पंजीकृत कराने में बहुत सलाह की तुलना में समझौता कैसे हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जहां हीनियस क्राइम हो जाए, जहां यदि पुलिस अवॉइड कर रही है, तो हमारे पैनल लॉयर्स की और पैरा वॉलंटियर्स, लीगल वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, चाहे वो धारा 323 के हों, 504 आईपीसी के हों, 506 आईपीसी के हों, या 107-16 सीआरपीसी हो, या छोटा मोटा झगड़ा जिसमें 151 में गिरफ्तारी हो, कोशिश करना चाहिए कि ये मुकदमे पंजीकृत ना हो। क्योंकि मैं जब भी गांव में जाता हूं, लोग से उनसे पूछता हूं, क्या आपके गांव में धारा 324, 325, 323, 504, 506 आदि में कोई सजा याफ्ता व्यक्ति है जो आपके गांव में सजा पाया हो? तो मेरा ये अनुभव कहता है कि 395-97 आईपीसी में, 307 में, मर्डर में, बलात्कार में, लूट में, डकैती में सजाएं हो रही हैं। लेकिन ये जो बहुत जानवर किसी के खेत में घुस गया, फसल हो गई, उसने गाली गलौज किया, उसका एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, अक्सर ये समझौते होते हैं। लेकिन ये समझौते जब होते हैं जब एफआईआर हो जाती है, डॉक्टरी मुआयना हो जाता है, चार्जशीट लग जाती है, तारीखें पड़नी शुरू हो जाती हैं, तब जाकर के ये समझौते पर आती हैं। तब तक उनका आर्थिक और समय का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो जाता है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे पैरामेडिकल वॉलंटियर से, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा, हालांकि आप एक मध्यस्थता करते हैं हमारे पैनल लॉयर्स के बीच में और वादी के बीच में, फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का एक कानूनी थोड़ी लॉ डिग्री भले ना लें, लेकिन थोड़ा विधिक ज्ञान है तो और भी काम आसान हो जाएगा। मैं त्यागी जी ने जो डेटाज दिए हैं कि किस प्रकार से 12 रुपये वाला बीमा, 330 का बीमा, श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान कार्ड में सीएससी का बड़ा रोल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएससी का बड़ा रोल है। जन सेवा केंद्र, पैरालीगल वॉलंटियर के काम विधिक राय के साथ साथ अगर आप सलाह विधवा पेंशन की भी दे सकें, कि विधवा पेंशन में केवल 2 चीज़ लगती हैं, एक आधार कार्ड लगता है, एक शादी कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं थी, इसलिए वो एक सर्टिफिकेट एज का लगाया जाता है। उसमें ये भी पता है कि एक आर्थिक रेंज है, लेकिन इसमें एससी, बीसी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का कोई महत्व नहीं होता है। जो विडो है, एक उसका आर्थिक जरूर है कि इतने से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। ये भी काम हमें पैरा लीगल वॉलंटियर को करना चाहिए। हमें ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री का एक बीमा है जो 12 रुपये में होता है। अगर कोई देवी आपदा में मौत होती है, इसमें बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये बात आज मैं कह रहा हूँ कि किसी भी देश के नागरिक की उम्र अगर 18 से 70 साल तक है तो वो ये 12 रुपये साल का बीमा करा सकता है। लोगों को ये गलतफहमी है कि इसमें बड़े लोग नहीं करा सकते हैं। इसको उदाहरण के रूप से मैं कहूँगा कि टाटा, बिरला, डालमिया और धीरू भाई अंबानी से लेकर और रिक्शा चलाने वाला, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर पटवारी और डीजीपी से लेकर होमगार्ड और मंत्री से लेकर संतरी तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें देवी आपदा में जैसे एक्सीडेंट में मौत होती है, पानी में डूबने से होती है, सांप के काटने से होती है, जंगली जानवर के मारने से होती है, या
मिट्टी के ढाह में दबने से या ओले पाले से या तूफान में आने से। ये मेरे जीवन का कोई दिन नहीं है जब मेरे ज़िले के जिला अस्पताल में मिनिमम 5 डेड बॉडी ना आती हूँ। लेकिन जब मैं पूछता हूँ क्या 12 का बीमा हुआ, मना करते हैं। 330 का बीमा हुआ तो अक्सर लोग मना करते हैं। अगर उनके नाम ज़मीन नहीं है तो किसान बीमा दुर्घटना योजना का भी 5 लाख वो नहीं पाते हैं। अगर लेबर में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका भी 2 लाख रुपए नहीं पाते हैं। तो फिर ये जो बैठने के लिए आते हैं संवेदना के लिए 12-13 दिन तक आते हैं। 14वें दिन विधवा के तवा गर्म है या ठंडा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये तभी इसका हो सकता है जब वो अपनी सामाजिक सुरक्षा करें। तो पैरा लीगल वॉलंटियर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को 12 रुपये वाले बीमा के लिए प्रेरित करें। 330 का बीमा में उम्र 18 से 50 होनी चाहिए। इसमें सामान्य मौतों में भी मिलता है, लेकिन इसमें 330 इसलिए बढ़ाई है कि उम्र इसलिए कम की है कि इसमें दैवीय आपदा में मृत्यु के अलावा सामान्य मौतों में भी है। मैं कोई यहाँ हाथ नहीं उठवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि जहाँ जहाँ मैंने हाथ उठवाए हैं उस ऑडियंस में बैठे हुए लोगों में 15-20 हाथ उठते हैं। अपने स्वयं से आप पूछिए क्या आपने 12 का बीमा कराया है, क्या आपने 330 रुपये का बीमा स्वयं का कराया है। अगर कोई पहले मैं समझता था कि लेबर का मतलब होता है केवल बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाला, नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मनरेगा के सभी मजदूर श्रम में आते हैं। लकड़ी का काम, लोहे का काम, पत्थर का काम, सड़क बनाने वाला काम, वार्निश करने वाले, पॉलिश करने वाले, इस प्रकार के सभी लोग लेबर में आते हैं। वो जिंदगी भर श्रमिक हैं, लेकिन सरकार की निगाह में श्रमिक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने श्रमिक में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो पैरा लीगल वालों से ये भी कहना चाहूँगा कि जब कोई ऐसे आए तो ज़रा इतनी और सलाह दीजिएगा कि आप वेबसाइट पे जाइएगा और श्रमिक में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर ऐसा आप करा लेंगे तो जो भी श्रमिक है, इसमें भी SC BC OBC का कोई निर्धारण नहीं है, वो लेबर होना चाहिए और लेबर में उसको खुद प्रमाणित करना है कि मैं पिछले 90 दिन से काम कर रहा हूँ। मनरेगा के सभी मजदूर इसमें कवर हैं। ऐसा करने पर क्या लाभ होगा? ऐसा करने पर उनका बच्चा अगर कक्षा 1 से 5 पढ़ रहा है तो 100 रुपये, 5 से 8 में 150 रुपये, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, डिग्री कॉलेज में 3000, ITI में 800 रुपये, मेडिकल में 12,000 और अगर रिसर्च कर रहा है तो 15,000 रुपये महीने उनको मिलेंगे। पहली बेटी की पैदा होने पर 35,000 रुपये सीधे DBT होगी, दूसरी बच्ची के पैदा होने पर 35,000, और यदि वो शादी करते हैं तो 75,000 रुपये सीधे लड़की के पिताजी के खाते में जाता है। अगर प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला है तो उसके इक्वल उनको देहात में 1,20,000 का और शहर में 2.5 लाख का मिलता है। तो जब जन सेवा केंद्र पर बैठे हैं या अपने पैरालीगल ऑफिस में बैठे हैं तो केवल लड़ाई झगड़े मारपीट की सलाह के साथ साथ हम क्यों ना सोशल वेलफेयर वाली सलाह भी थोड़ी सी देते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तमाम गरीब कल्याणकारी योजना है, कई लोग हैं जो जिन्होंने आयुष्मान कार्ड अभी लिया नहीं है लेकिन उसकी वो पात्रता रखते हैं। तो ये सारे काम भी अगर हम कर सकें तो एक बहुत बड़ा समाज के प्रति हमारी एक जो दायित्व है उसको भी निभाना चाहूँगा। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा कि किन्हीं कारणों से मुझे फिरोजाबाद की जेल में जाना पड़ा। तो वहाँ एक व्यक्ति 1.5 साल से उसमें निरुद्ध था। तो कुछ लोग उसको लेकर के आए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वो उड़ीसा के गंजाम जिले का था तो अपनी बात नहीं कह पा रहा था। तो साथियों ने कहा कि हम थोड़ी बहुत जो इसको हिंदी सिखा पाए हैं। तो उसका ये कहना था कि वो फिरोजाबाद में श्रम के लिए उसने सुना था कि वहाँ फैक्ट्रीज हैं, चूड़ी बनती हैं, काम मिलता है। तो वो वहाँ आया था तो कोई 1-2 दिन पहले चोरी हो गई होगी। तो मैं हालांकि ऑन रिकॉर्ड मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो हमारी सरकार नहीं थी, वो दूसरी सरकार थी और उसमें उस बच्चे को बिना अपराध के वो जेल चला गया। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो वो हिंदी का शब्द नहीं जानता था, तो 1.5 साल से था। ऐसे में पैरा हमारे लीगल का बहुत बड़ा काम हो जाता है। या कुछ वकील लोग, जज साहब को भी सोचना चाहिए था कि इसका जुडिशरी रिमांड हर 15वें-14वें दिन आता है, आखिर इसकी बेल क्यों नहीं हो रही है। 379-411 में केवल उसका चालान किया गया था। जेलर को भी सोचना चाहिए था कि ये कौन व्यक्ति है जो 1.5 साल से है और इसका अपराध हीनियस क्राइम में नहीं है। संयोग से मैंने कहा कि कुछ हिंदी जानते हो, तो उसने अपने पजामे के नाड़े में से एक सिगरेट के रैपर पर पॉलीथीन में लपटा हुआ एक मोबाइल नंबर मुझे दिया। मैंने बाहर जाके फ़ोन किया तो 3 शब्द बोले, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कि उसका बेटा कोई साहू जिंदा फिरोजाबाद जेल। तो उधर से रोने की आवाज़ आती है।
तो फिर मैंने कहा कोई हिंदी जानता हो, तो 1 घंटे बाद मेरे मोबाइल पे आया, तो मैंने कहा कि ये लड़का है, ये जेल में है, 379 411 में ये निरुद्ध है, 1.5 साल से यहाँ है। घर वालों ने बड़े बड़े शहरों में ढूंढा था। वो 7-8 दिन बाद आए, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आई कि सूचना के 24 घंटे में भुवनेश्वर या कहीं से उड़ीसा से 48 घंटे में आया जा सकता। तो उनका कहना था वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे जमानत के लिए। तो एक विधिक सलाह किसी ने दे दी कि अगर इसकी जमानत लोकल लोग करेंगे तो चूंकि ये यहाँ जेल में 1.5 साल से है, तो ये बाद में तारीख करने के लिए कभी नहीं आएगा, फिर जमानतदारों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विधिक राय किसी ने ये दे दी कि अगर ये कन्फेस कर ले कि इसने चोरी की है, तो ये जो 1.5 साल से ऑलरेडी जेल में, इसी को सजा मानते हुए वो छोड़ दिया जाएगा। तो उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की थी, तो रिलीज हो गया, इसलिए कि 1.5 साल से वो ऑलरेडी था। क्या ऐसे और लोग, जो गंजाम जिले का एक व्यक्ति फिरोजाबाद जेल में निरुद्ध था, क्या देश की विभिन्न जेलों में ऐसे लोग जिनको कानूनी ज्ञान नहीं है, या उनका कोई सलाहकार नहीं है, या उनकी बेल लेने वाला कोई नहीं है, ऐसे भी होंगे? मुझे लगता है मैंने लंबी बात कर दी है और इतनी लंबी बात नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, विभाग की उपलब्धियां हैं कि 12 लाख लोग सलाह ले चुके हैं, कोरोना में 2 लाख ले चुके हैं, 76% शोषित पीड़ित वंचित हैं। प्रधानमंत्री जी का आभार कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय था, अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, उस मुस्कुराहट को उन्होंने खिलखिलाहट में इसमें भी बदल दिया है कि विधिक अंत्योदय उन्होंने कर दिया है। ये न्यायिक अंत्योदय भी है, केवल अंतिम व्यक्ति को मकान, शौचालय, आवास देना ही अंत्योदय नहीं है, या भोजन देना, उसको कानूनी सलाह देना भी एक बहुत बड़ा न्यायिक अंत्योदय है जिसको करने का काम किया है। तो मैं सभी लोग जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, न्याय विभाग के लोगों को, पेनियल लॉयर को, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप एक्सेस टू जस्टिस को सफल बनाने के लिए अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिल सके उसको आप विधिक राय दे रहे हैं। लेकिन विधिक राय का मतलब केवल आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी तक ही उसको ना रखें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चूंकि सबको कानून का ज्ञान नहीं है, वो जैसा झगड़ा होता है अगर वैसा लंबा लिखते हैं तो एफआईआर खराब हो जाती है। तो अगर घर में घुस के मारा है, वो जानते नहीं है कि इसमें 452 आईपीसी हो जाती है जो नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसे ही झगड़ा लिख देते हैं। कई बार उन पर हमला होता है लेकिन वो एक शब्द नहीं लिखते हैं कि जान से मारने की नियत, तो 307 नहीं हो पाती है। तो ये भी हल्की सी हीनियस क्राइम में आपको विधिक राय देनी है कि झूठा ना लिखें, लेकिन जितना हुआ है उसमें कुछ याद करके लिखें, तो प्रॉपर आईपीसी की धाराएं उसमें लग सकती हैं। कोशिश ये करिए कि मध्यस्थता करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये पेटी ऑफेंस के मुकदमे 3-4 साल चलते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, उस दिन की मजदूरी नहीं हो पाती है, लास्ट में समझौते होते हैं। तो जो 3 साल बाद समझौता होता है वो क्यों ना एफआईआर से पहले हो जाए, जिससे इस प्रकार का आर्थिक दंड उन्हें ना मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और विभाग का बहुत धन्यवाद कि आज जो तमाम चीज़ें लॉन्च हुई हैं वो एक्सेस टू जस्टिस में और न्यायिक अंत्योदय मोदी जी का जो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको न्याय, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो सबको न्याय मिल सके, सस्ता मिल सके, जल्दी मिल सके, सुलभ हो सके, इसमें मोदी सरकार प्रयासरत है। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जब से किरण रिजिजू साहब कैबिनेट मंत्री बने हैं विधि एवं न्याय के, आप देख रहे होंगे कि तमाम चीज़ों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। वो अपनी मेज़ पर फाइलों को ना धूल पसंद करते हैं और ना फाइलें रखी पसंद करते हैं। जितनी तेज़ी के साथ डिस्पोजल, चाहे वो जजों की नियुक्ति रही हो या बाकी चीज़ें हैं हो रही हैं, उसके लिए मैं स्वयं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, पूरे विभाग का, और उनका धन्यवाद।